हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे इस 4th वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि रिसर्च की क्या प्रक्रिया होती है। दोस्तों, पहले हम लोग इसके बारे में सिर्फ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स हैं इसमें। इसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। द स्टेप्स which should be followed in conducting a research are as follows. First point है selection और formulating a research problem. इसके बाद दूसरा पॉइंट है literature review. तीसरा पॉइंट है formulation of hypothesis. चौथा पॉइंट है defining general and specific objectives. पांचवा पॉइंट है रिसर्च डिज़ाइन प्रिपरेशन। छठा पॉइंट है सैम्पल डिज़ाइन डिटर्मिनेशन। 7th पॉइंट है इसका कलेक्शन ऑफ डेटा। 8th पॉइंट है एनालिसिस ऑफ डेटा। 9th पॉइंट है इसका जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इट इंक्लूड्स एवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। और 10th और लास्ट पॉइंट है इसका प्रिपरेशन ऑफ थीसिस और रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये 10 पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए किसी भी रिसर्च को किया जाता है। अब हम एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है सिलेक्शन और फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम जो हम लोग अपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, जिसके विषय में हमको रिसर्च करनी होती है, उसको हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, वो किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में जानते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज़ द प्रॉब्लम विच रिलेट टू स्टेट्स ऑफ नेचर एंड द सेकेंड इज़ the problem which relate to relationship between variables। मतलब है कि ये रिसर्च प्रॉब्लम 2 तरीके की हो सकती है। पहला क्या है कि जो किसी समस्या से उसके नेचर से रिलेट करती हो, उस तरह की रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जिसमें 2 वेरिएबल्स को लेके रिसर्च की जाए, वो उस तरीके की रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। 2 वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको देखते हुए जब रिसर्च की जाए तो वो हो गई अदर प्रॉब्लम विच रिलेट्स टू रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे द बेसिक थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम आर topic of research must convey in specific terms and the researcher should be definite and clear on his her undertaking। मतलब है कि हम लोग जब भी किसी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे तो हम उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करेंगे। ऐसे ही जनरली नहीं बोल देंगे कि हाँ ये मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है। कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं यूज़ करेंगे उसके लिए हम स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करेंगे। और जो रिसर्चर है उसे भी अपनी समस्या के बारे में पूरी तरह से उसको पता होना चाहिए और वो पूरी तरह से अपनी रिसर्च प्रॉब्लम जो उसने लिया है, जिसके बारे में वो रिसर्च करना चाहता है, उससे वो एग्री होना चाहिए। अब दूसरा आते हैं, इसमें आगे देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट थ्रो प्रॉपर लाइट ऑन सेंट्रल आइडिया ऑफ स्टडी। और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, मतलब कि जो हम उसके बारे में प्रॉब्लम के बारे में हमने बोला, जो स्टेटमेंट दिया, वो उस पूरी समस्या जो है उसका जो समस्या का जो केंद्र बिंदु है वो उसके ऊपर प्रॉपर लाइट डालती हुई होनी चाहिए। मतलब ये शो करना चाहिए कि हम जिस भी टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट जो है ये उसको पूरा रिलेट कर रहा है। अब इसमें आगे देखते हैं फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट डिटरमाइंस फर्दर रिसर्च स्टेप्स, सैम्पल फ्रेमिंग, method of sample selection and data type
फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इसी से हम डिटरमाइन करते हैं कि आगे रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस हिसाब से हमें अपने सैंपल को फ्रेम करना है, मतलब किस हिसाब से हमें अपने सैंपल को लेना है, फिर उन्हें अरेंज करना है, फिर मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन, कहाँ कहाँ से हमको उस सैंपल को लेना है, और डेटा टाइप और डेटा को किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है। फिर आगे हम देखते हैं शुड बी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ दैट प्लेस, इंस्टीट्यूट, कंट्री और एट दैट टाइम। ये जो रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए या जो रिसर्च प्रॉब्लम हम ले रहे हैं तो ये उस समय की ज्वलंत समस्या हो सकती है, या उस प्लेस या इंस्टीट्यूट की कोई ऐसी डिज़ीज़ है या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो हम लोग ले सकते हैं, या उस कंट्री की जिसमें आप लोग रह रहे हो उससे रिलेटेड ये कोई समस्या हो सकती है, उस समय की कोई डिज़ीज़ हो सकती है, किसी तरह की और प्रॉब्लम्स जैसे पॉल्यूशन वगैरह है, उस तरह से रिलेटेड आप कोई समस्या को लेते हैं तो आप एट प्रेजेंट जो है आपका प्रॉब्लम चल रहा है या बर्निंग प्रॉब्लम जो है उस समय की, उसको आप सिलेक्ट करना बेटर समझेंगे। अब ये 3 फॉर्म्स की हो सकती है, या तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की हो सकती है, या प्रोमोटिव हो सकती है, या फिर क्यूरेटिव एस्पेक्ट की हो सकती है। मतलब हम किसी बीमारी को रोकना चाह रहे हैं, या हम किसी चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं, किसी ड्रग को प्रमोट करना चाह रहे हैं, या किसी बीमारी को ट्रीट करना चाह रहे हैं। तो 3 तरह से हम लोग उस समस्या को सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 चीज़ के विषय में सोचते हुए हम अपनी समस्या को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा आता है लिटरेचर रिव्यू। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे ये क्या होता है। तो इट इज़ द प्रीवियस इंफॉर्मेशन विच हैज़ पब्लिश्ड ऑन ए टॉपिक बाय एक्रेडिटेड स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स। मतलब ये है कि हमने जो समस्या सेलेक्ट की है उसके बारे में पहले के जो रिसर्चर्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने इस रिसर्च में इसके बारे में क्या पब्लिश किया है, उस टॉपिक के बारे में क्या पब्लिश किया है। अब आगे देखते हैं। अ गुड लिटरेचर रिव्यू इज़ द बेसिस of improving the quality and usefulness of research, and it also prevents duplication of work। अब अच्छी तरह से हमें लिटरेचर रिव्यू करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हम ये हमारा रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया है तो हो सकते हैं कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो उन्होंने पहले ही बता दिए हों और फिर हम लोग उसी पॉइंट्स को दोबारा से आगे एलैबोरेट कर रहे हों, तो उसकी क्वालिटी और बेटर हो जाती है। जब हम लोगों को ये पता होता है कि ये पॉइंट्स उसमें इतनी दूरी तक दिया है तो उसके आगे हम जाके उस पर रिसर्च कर सकते हैं, तो ये उसकी रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है एंड यूज़फुलनेस ऑफ रिसर्च। तो इससे ये रिसर्च के लिए आगे यूज़फुल हो जाता है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। और इससे क्या होता है कि वो चीज़ दोबारा हम लोग नहीं करते हैं जो वो पहले हो चुकी होती है, उसका डुप्लीकेशन मतलब रिपीटिशन वो रुक जाता है। फिर नेक्स्ट है बाय दिस रिसर्चर गेन एंड डिमॉन्स्ट्रेट स्किल इन 2 एरियाज लाइक इंफॉर्मेशन सीकिंग एंड क्रिटिकल अप्रेजल। अब इससे रिसर्चर को क्या लाभ होता है लिटरेचर रिव्यू से, कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन सीकिंग जो होता है वो एक स्किल डेवलप होती है। गेन एंड डिमॉन्स्ट्रेट स्किल इन 2 एरियाज़ लाइक इंफॉर्मेशन सीकिंग एंड क्रिटिकल अप्रेजल। मतलब है कि जब हम लोग कई बुक्स को पढ़ते हैं, तरह तरह की बुक्स को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक स्किल डेवलप हो जाती है कि हम तरह तरह की इंफॉर्मेशंस को खोज निकालते हैं, और साथ ही उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं या क्रिटिकल एरियाज़ होते हैं उसमें भी हम आगे जाके उसको समझने में हमको मदद मिलती है। अब जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है उससे रिलेटेड लिटरेचर हमको कहाँ कहाँ मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा, क्या क्या सोर्सेस हैं उसके, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला है प्राइमरी सोर्सेस। तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। इट इज़ द डायरेक्ट और फर्स्ट हैंड एविडेंस अबाउट एन इवेंट, ऑब्जेक्ट, पर्सन और वर्क। फर्स्ट हैंड का मतलब हुआ कि प्राइमरी, जैसे हम अभी किसी रिसर्च टॉपिक को उठाते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो हम उसके क्या हो गए
प्राइमरी सोर्स हो गए, मतलब हमने जो भी नॉलेज दिया वो एक प्राइमरी सोर्स हो गया। फिर हमारे बाद अगर कोई उस टॉपिक पे रिसर्च करता है या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आगे और सर्च करता है तो वो फिर सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। मतलब सबसे पहले किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन, कोई इवेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, कोई वर्क है, उससे रिलेटेड सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है, रियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो जहाँ से प्राप्त होती है वो प्राइमरी सोर्स कहलाता है, क्योंकि उसके बाद उसमें बहुत तरह तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो फिर वो एक सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। तो इसके बारे में आगे और देखते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरिजिनल रिसर्च। मतलब ये जो लिटरेचर होते हैं वो उस ओरिजिनल रिसर्च के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? रिसर्च पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स, दूसरा है कॉन्फ्रेंस पेपर्स, तीसरा है प्री प्रिंट्स और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेस पे कि सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं। दीज आर इंटरप्रिटेशंस एंड इवेलुएशंस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेस। मतलब जो हमारे पहले के सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स हैं, उनका इंटरप्रिटेशन के बाद, उनके इवेलुएशन के बाद जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब इसके एग्जांपल क्या है? रिव्यू आर्टिकल्स, रेफरेंस वर्क्स, सिस्टमैटिक रिव्यूज़ एंड मेटा एनालिसिस। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, टर्शरी सोर्सेस। हेयर द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्टिलेशन एंड कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। अब टर्सरी सोर्सेस क्या होते हैं या टर्शरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेस के डिस्टिलेशन के बाद जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होती है, मीन्स वो दोनों का एक तरीके से निचोड़ होता है, तो वो आपका टर्शरी इन्फॉर्मेशन या टर्सरी सोर्सेस कहलाते हैं। जैसे हो गया टेक्स्ट बुक, इसका एग्जाम्पल, और गाइड बुक्स और हैंड बुक्स, एनसाइक्लोपीडिया आर्टिकल्स। अब एक हम अभी इस समय जो हमारा एक और सोर्स है जो प्रेजेंट टाइम में है, जिससे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, वो है हमारा इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर, जैसे कि पबमेड है और ARDB है। इसके द्वारा हम लोग ARDB डेटाबेस जो है, इसके द्वारा हम लोग तरह तरह की इन्फॉर्मेशन अपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड आर्टिकल से कलेक्ट करते हैं। अब हम लोग इसके तीसरे पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है देखते हैं। द हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव असम्पशन मेड इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट एंड टेस्ट इट्स लॉजिकल और एम्पिरिकल कॉन्सिक्वेंसेस। हाइपोथेसिस क्या है कि कोई एक अवधारणा है जिसको हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा होता है, उसके विषय में हम लोग ये प्राप्त करते हैं जानकारी कि ये सही है या ये कुछ इसमें कोई फेरबदल होगा किसी तरीके का। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। इट इज़ जनरेटेड बाय द रिसर्चर आफ्टर एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। ये जो रिसर्चर होता है उसके द्वारा जनरेट की जाती है हाइपोथेसिस बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू को करने के बाद। इट में बी आइदर रिसर्च और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब ये दो तरह की हो सकती है, रिसर्च हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती है। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर इज़ रिसर्च हाइपोथेसिस। मतलब स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, ये एक रिसर्च का विषय है। अब सेकंड चीज़ हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। द एवरेज रेट ऑफ लंग कैंसर इज़ स्मोकिंग पर्सन इज़ ग्रेटर देन नॉन स्मोकिंग पर्सन। मतलब इसमें क्या बता रहा है, पहली चीज़ में तो किसी अवधारणा के बारे में ये बता रहा है, और दूसरे में क्या है कि ये उन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा है। तो ये एक स्टैटिक्स का विषय हो गया कि मतलब कितने लोग
जो कि स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसमें कैंसर का कितना परसेंटेज है, किसके ऊपर स्मोकिंग का ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, किसके ऊपर कम हो रहा है। तो ये एक स्टैटिक्स के टॉपिक में आ जाता है, क्योंकि हम इसमें कंपेयर करते हैं, डेटा निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे जो है रिसर्च होती है। तो ये 2 तरह का हो गया। अब आगे देखते हैं। इट कैन बी अगेन 2 टाइप्स, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस विच इज़ null hypothesis rejects the assumption while alternative hypothesis supports this। मतलब नल हाइपोथेसिस क्या है कि जैसे हम लोग कभी किसी रिसर्च को करते हैं तो उसमें जिस अवधारणा पे हम लोग रिसर्च करते हैं तो कभी कभी क्या होती है कि वो सिद्ध हो जाती है और कभी कभी वो सिद्ध नहीं होती है, मतलब रिजेक्ट हो जाती है। तो जब रिजेक्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस यूज़ किया जाता है, और जब वो सिद्ध हो जाती है तो उस कंडीशन में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब एक तरीके से हमारी रिसर्च का जो टॉपिक है उसको जो है वो सपोर्ट करती है। अब नेक्स्ट हम आगे देखेंगे 4th पॉइंट, जो कि है रिसर्च प्रोसेस का, डिफाइनिंग जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। The objective of a research project summarizes what is to be achieved by the study. It may be general and specific। मतलब इसका जो प्रयोजन है ये हमें ये बताता है कि इस स्टडी को करने से हमें क्या क्या प्राप्त होगा। तो ये 2 तरह के हो सकता है, जनरल और स्पेसिफिक। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंटेड इन द इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ द थीसिस। इसको क्या ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो हम लोग थीसिस लिखते हैं तो इसको शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक होता है उसके अंतर्गत हम इसको एलैबोरेट करके लिखते हैं। और नेक्स्ट है, व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ इवैल्यूएटेड द रिज़ल्ट विल बी कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव्स। और लास्ट में जब हमारी रिसर्च कंप्लीट होती है या जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसको हम अपने ऑब्जेक्टिव से एवैल्यूएट करते हैं। मीन्स हमारे ये ऑब्जेक्टिव थे, हमारा जो प्रयोजन था वो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट के द्वारा या इस रिसर्च के द्वारा। अब हम लोग रिसर्च प्रोसेस के 5th पॉइंट पे आते हैं, रिसर्च डिज़ाइन प्रिपरेशन। तो ये क्या है देखते हैं। इट इज़ एन architectural blueprint of research project or a conceptual structure within which a research is conducted। मतलब ये है कि रिसर्च किस ढंग से की जाएगी उसका क्या ब्लूप्रिंट है, वो ये है रिसर्च डिज़ाइन। मतलब किस ढंग से किस तरीके से हमको रिसर्च को करना है, ये इस चीज़ को बताता है। तो ये कितने तरीके का होता है ये देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस, फर्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन, सेकेंड इज़ इंटरवेंशनल डिज़ाइन, थर्ड इज़ डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, फोर्थ इज़ एनालिटिकल डिज़ाइन, फिफ्थ इज़ प्री क्लिनिकल या एनिमल स्टडी डिज़ाइन, सिक्स्थ इज़ क्वांटिटेटिव डिज़ाइन एंड सेवन्थ इज़ क्वालिटेटिव डिज़ाइन। तो ये हमारे तरह तरह के रिसर्च डिज़ाइंस हो गए। अब आगे इसके बारे में देखते हैं। थ्रू रिसर्च डिज़ाइन प्रोसेस एफर्ट, टाइम एंड मनी एक्सपेंडिचर गेट रिड्यूसेस इन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। मतलब है कि जब हम किसी प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करते हुए रिसर्च को करते हैं तो उसमें हमारा जो मेहनत है, हमारा समय है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है ये कम हो जाता है। और मतलब है कि जो हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं डेटा की, तो ये सब चीज़ में जितना भी टाइम लगना है या जितनी भी मेहनत लगनी है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग एक वे में रिसर्च डिज़ाइन मतलब ये है कि हम लोग एक वे में उस रिसर्च को कर रहे हैं, एक प्रॉपर वे में कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है रिसर्च डिज़ाइन के फ़ायदे होते हैं। अब हम 6th पॉइंट डिस्कस करेंगे, सैम्पल डिज़ाइन डिटर्मिनेशन। अब रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड अ सैम्पल। मतलब कि जो सैम्पल है इसके बारे में हम जानते हैं कि पहले सैम्पल होता क्या है। जैसे एक पॉपुलेशन है उसमें
पर्टिकुलर ग्रुप में अगर कोई डिज़ीज़ है तो हम उस डिज़ीज़ पीपल को जब हम लेते हैं तो वो एक सैंपल कहलाया। पूरी पॉपुलेशन में से जब हम लोग एक कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिसके द्वारा हमारी रिसर्च जो है वो पूरी हो सकती है, जिसमें हमें सहायता मिलती है रिसर्च करने में, तो वो हमारा सैंपल कहलाया। तो अब इसमें आगे देखते हैं। सैंपल डिज़ाइन इज़ अ डेफिनेट प्लान डिटरमाइंड बिफोर एनी डेटा आर एक्चुअली कलेक्टेड फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन। मतलब सैंपल डिज़ाइन इज़ अ डेफिनेट प्लान, ये एक तरीके का प्लान होता है, मतलब पहले से ही इसको डिटरमाइंड कर लिया जाता है इस प्लान को कि हमें जैसे सैंपल कहाँ कहाँ से लेना है और किसको किसको हमको लेना है, उस सैंपल की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है उन सैंपल्स के साथ में तो हम कैसे फिर उन सैंपल्स को चेंज करें। तो ये पूरा एक डिज़ाइन होता है, सैंपल डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं। आइए देखते हैं अब ये कितने तरीके का होता है। द वेरियस सैंपल डिज़ाइंस आर प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग। Here sample is selected after giving equal and independent chances of selection to each and every item of population। तो प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है कि इसमें सैंपल को कहीं से भी कैसे भी सिलेक्ट किया जाता है, मतलब हर सैंपल की बराबर से उसको सिलेक्ट होने का चांस मिलता है। इसको जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए कि बाज़ार में सारी शॉप्स ओपन हैं और तो हम लोग अपना सामान किसी भी शॉप से जाकर ले सकते हैं, रैंडमली कहीं भी जाके किसी भी शॉप से जाके हम अपने सामान को ले सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत ही दूसरा होता है नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोरोना के समय में क्या था कि कुछ दुकानों को खोला जाता था, कुछ को बंद किया जाता था सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, तो उसमें हर एक दुकान तो नहीं खुल पाती थी, जिससे हर एक दुकान को तो मौका नहीं मिलता था कि उससे सब वो अपना सामान को बेच सके। तो ये जो है उसमें नॉन रैंडमली सिलेक्शन इसे कहते हैं। अब ये जो रैंडम सैम्पलिंग होती है ये दो तरह की होती है। पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत दो मेथड आते हैं। पहला है लॉटरी मेथड और दूसरा है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग जो होती है इसके अंदर जो मेथड आते हैं ये आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी फेज सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। अब हम लोग नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ सैम्पल इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया विच इज़ डिटरमाइंड इन द प्रोटोकॉल। मतलब इसमें प्रोटोकॉल में पहले ही बता दिया गया होता है, पहले ही डिफ़ाइन कर दिया गया होता है कि हमें अपने सैंपल को कहाँ कहाँ से लेना है। मतलब इसमें हर सैंपल को ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि उसे सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब जब बाज़ार में सारी दुकानें नहीं खुली होती हैं, कुछ खुली होती हैं, तो जो उसमें कुछ दुकानों को इंक्लूड किया गया और कुछ को एक्सक्लूड किया गया, तो जिससे हम लोगों ने अपना सामान लिया। उसी तरीके से कि सैंपल जो है इसके लिए कुछ फिक्स्ड क्राइटेरियाज़ होते हैं जो पूरे होने पर ही हम उन सैंपल को लेते हैं और जो पूरा नहीं करता उनको हम नहीं लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच आइटम कैन नॉट बी असाइंड, हैंस called as non-probability sampling. It may be of following types: purposive sampling, restricted sampling, convenience sampling, quota sampling and last is snowball sampling. अब हम लोग रिसर्च प्रोसेस के 7th पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। The collective recording of information, either numerical or otherwise, is called data. For example, height, weight, pulse rate, age, etc.
मतलब है कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट के विषय में कोई भी चीज़ कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसकी हाइट ही है तो वो ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो ये एक तरीके का डेटा हो गया कि एक समय पे उसकी हाइट इतनी थी, फिर इतनी उम्र के बाद उसकी हाइट इतनी हो गई, एक समय पे उसका वेट इतना था, फिर इतनी उम्र के बाद उसका वेट या इतने समय के बाद उसका वेट जो है इतना हो गया। तो ये एक तरीके का डेटा हो गया जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है या नॉर्मली कोई जो है स्पेशल फीचर या कोई स्पेशल डिजीज़ के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो डेटा है ये दो तरीके का हो सकता है। पहला होता है प्राइमरी और डायरेक्ट डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर और हिमसेल्फ और बाय द सबऑर्डिनेट्स। मतलब इस डेटा को डायरेक्ट जो है हम लोग खुद जो है फील्ड वर्क करके या अपने सबऑर्डिनेट्स के द्वारा फील्ड वर्क कराकर या इन्वेस्टिगेटर जो है वो फील्ड में जाकर उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करके समझ के उस डेटा को कलेक्ट करता है, जो वो स्वयं करता है। इसलिए इसको प्राइमरी और डायरेक्ट डेटा कहते हैं। इसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है और ये दो तरह का हो जाता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। पहला डेटा जो है क्वालिटेटिव है, मतलब वो किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी समस्या के बारे में बताता है, वो हो गया क्वालिटेटिव। और कितना % वो समस्या है, ये एक उसकी मात्रा कितनी है, वो हो गया क्वांटिटेटिव डेटा। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी और इनडायरेक्ट डेटा पे। ये क्या होता है? दिस इज़ प्रीवियसली यूज्ड डेटा इन अर्लियर रिसर्चेस। मतलब हमारे पहले की जो रिसर्च हो चुकी होती हैं उसके द्वारा जो डेटा कलेक्ट होता है ऑलरेडी, जिसको हम लोग दोबारा से यूज़ करते हैं, वो हमारा सेकेंडरी या इनडायरेक्ट डेटा कहलाता है। अब ये है कि डेटा का कलेक्शन कहाँ कहाँ से किया जाता है। सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन, कहाँ कहाँ से हम अपने डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हो गया एक्सपेरिमेंट्स या इंटरवेंशनल स्टडी के द्वारा हम अपने डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। हम स्वयं तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर करके अपने डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सोर्स हो गया डेटा कलेक्शन का सर्वेस। इसके एग्जांपल हैं डेटा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेलिंग ऑफ क्वेश्चनर्स। मतलब डायरेक्ट हम किसी चीज़ को, किसी तथ्य को बार बार ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। पर्सनल इंटरव्यू क्या है कि डायरेक्टली हम किसी पर्सन से सीधे कांटेक्ट में आके उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हो गया पर्सनल इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या है कि हम किसी से उस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं लेकिन टेलीफोन के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, ये हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू। चौथा हो गया मेलिंग ऑफ क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग ईमेल के द्वारा या किसी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर उनके जो जवाब होते हैं वो उन चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये हमारा हो गया मेलिंग ऑफ क्वेश्चनर्स। थर्ड आता है आपका रिकॉर्ड्स। अब इसमें आता है क्लिनिकल नोट्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। क्लिनिकल नोट्स में ऑलरेडी जो कुछ भी तथ्य पहले से अवेलेबल होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें हम लोग जाके रिसर्च करते हैं, अपने डेटा को ढूंढते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में रिकॉर्ड्स होते हैं कि कितने मरीज़ आए, उनको क्या, जैसे कि कोई बीमारी फैली तो उसमें कितने मरीज़ आए, उसमें कितने बच्चे थे, कितने बुज़ुर्ग थे, कितने बड़े लोग थे। तो ये सारी जानकारी, प्लस उसके बाद हम लोग वहाँ पे जब इलाज किया गया तो कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोग एक्सपायर हो गए। तो ये सारा रिकॉर्ड जो हॉस्पिटल में पहले से अवेलेबल होता है, प्लस हमने जो दवाइयाँ दी उस समय उनका क्या असर रहा, क्लिनिकल नोट्स में ये सारा कुछ रहता है कि जो उस समय दवाइयाँ दी गई उनका मरीजों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो ये आपका हो गया रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सोर्सेस। इसमें हम देखते हैं साइंटिफिक जर्नल्स एंड अदर पब्लिकेशंस। साइंटिफिक जर्नल्स जो होते हैं हमारे, और कहीं कहीं जो पब्लिकेशन, जो रिपोर्ट्स निकलती हैं, ये हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस में आता है डेटा कलेक्शन, जहाँ से हम लोग अपना कर सकते हैं। अब हम रिसर्च प्रोसेस के 8 पॉइंट पे आते हैं, जो कि है एनालिसिस ऑफ डेटा।
ये क्या होता है ये देखते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा इज़ डन टू ड्रॉ वैलिड इन्फ्रेंसेस एंड टू मेक जनरलाइजेशन। अब ये डेटा एनालिसिस जो होता है इसको हम लोग करते हैं वैलिड इन्फ्रेंसेस को प्राप्त करने के लिए, कि तरह तरह का डेटा हमने प्राप्त किया, फिर उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज़ करेंगे कि इसमें तरह तरीके से हम लोग उसको एनालाइज़ करेंगे। एनालाइज़ करने के बाद कुछ तथ्य जो निकल के सामने आएंगे जो एकदम प्रूवन होंगे कि हाँ इसको आगे जाके हम लोग जनरलाइज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसको हम लोगों को बता सकते हैं। अभी इसमें क्या प्रोसेस होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग द डेटा। अब इसमें पहला क्या है, इंस्पेक्टिंग। हम लोग तरह तरह से अपना जो डेटा प्राप्त होता है उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि ये सही है कि नहीं, ये यूज़ करने लायक है कि नहीं। फिर उसमें से जो अनवांटेड डेटा होता है उसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, और फिर उसको अपने हिसाब से हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। और फिर जो हमारा मॉडलिंग ऑफ डेटा मीन्स हम उसे अपने हिसाब से जो रिसर्च डिज़ाइन होती है उसके हिसाब से हम लोग उसको सेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया एनालिसिस ऑफ डेटा। ये दो तरह का होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। पहला क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बारे में देखते हैं। इट स्टडीज़ द सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड एन आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये स्टैटिक्स के हैं। हम लोग स्टैटिस्टिक्स आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, वेरिएबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मतलब ये ओवरऑल ये बताता है कि जो जहाँ बहुत ही ज़्यादा डेटा जो बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, मतलब लंबा चौड़ा होता है, तो उसमें हम लोग एक सेंट्रल टेंडेंसी बीच का जो होता है उसको उठाते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग पूरी चीज़ को उसके बारे में हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। और मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब आपस में तरह तरह के जो उसके पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, और क्या क्या एक सैंपल से दूसरे सैंपल के बीच में क्या वेरिएबिलिटी है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एन आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट। और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से हमको डेटा को किस तरीके से हम लोग डेटा का एक सेट बना के उसको किस तरीके से हम लोगों को एडजस्ट करना है, इस चीज़ का हम लोगों को आइडिया लगता है। अब नेक्स्ट है हमारा इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। इट इज़ डन to make inferences from the collected data to more general conditions। मतलब है कि संकुचित फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त हो रही है तो हम उसको और जनरलाइज करते हैं, इसके बारे में ये बताता है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। इन द करेंट एरा डेटा इज़ एनालाइज्ड बाय द स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लाइक SPSS, PP, SAS एंड मिनीटैब एंड इवन इन एक्सेल। मतलब आजकल जो हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं ये इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो हैं इनका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मतलब इनका भी प्रयोग आजकल किया जाता है। अब हम लोग आते हैं रिसर्च प्रोसेस के 9th पॉइंट पे, जो कि है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, प्रॉपर सैम्पल साइज, साउंड डिज़ाइन स्टडी, appropriate statistical tool, minimum biases and errors help in the process of generalization of findings। जनरलाइजेशन मतलब एक तरीके से हो गया एलैबोरेशन। तो हमको एलैबोरेशन में कौन कौन सी चीज़ फ़ायदा करती है, पहला कि वो सैम्पल जो कि बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, पूरी तरह से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए जिस प्रॉब्लम के लिए हमने उसको लिया है, वो एक प्रॉपर सैम्पल। और उसके नेक्स्ट चीज़ है प्रॉपर सैम्पल साइज़। सैम्पल का साइज़ भी प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत स्मॉल हो या बहुत लार्ज हो तो भी हम लोग को एनालिसिस करने में दिक्कत आती है। दूसरा हो गया साउंड डिज़ाइन स्टडी, मतलब जो उसकी डिज़ाइन है वो प्रॉपर होनी चाहिए कि हम लोग उस पर स्टडी अच्छे से कर सकें।
फिर आता है एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल। हम लोग जो स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं लास्ट में, उसको एनालाइज करने के लिए वो भी प्रॉपर होना चाहिए। किस जगह कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हमको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तभी उसका रिज़ल्ट हमको अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगा। मिनिमम बायसेस, अब उसमें मिनिमम बायसेस एंड एरर्स मतलब क्या है कि हमें किसी चीज़ के प्रति एक सोच नहीं बना लेनी चाहिए, हम बायस नहीं होने चाहिए किसी के प्रति कि हाँ ऐसा ही होता है, ये चीज़ हमारे मन में नहीं आना चाहिए किसी भी रिसर्च को करते समय। मतलब ये रिसर्च में एक पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका रिज़ल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, ये चीज़ को मान के हम लोगों को चलना चाहिए, मतलब बायस नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। दूसरा है और कोई भी किसी तरह की एरर की उसमें संभावना नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने डेटा को अच्छी तरह से जनरलाइज कर सकें। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो हमको जनरलाइजेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ हाइपोथेसिस इज़ डन। मतलब जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन वाले पॉइंट में क्या किया जाता है कि इस पॉइंट में हम लोग जो हाइपोथेसिस फॉर्म किए होते हैं उसका एवैल्यूएट, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एवैल्यूएट कर लेते हैं और उसके बारे में असेसमेंट भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। The repeatability, reproducibility and consistency of the findings help in generalization of data. अब इसमें मतलब है कि जनरलाइजेशन ऑफ डेटा में हमें कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो पहला है रिपीटेबिलिटी, मतलब कि बार बार हम जब किसी चीज़ को कर सकें तो वो जो कहलाता है रिपीटेबिलिटी कहलाता है। मतलब हम जो रिसर्च कर रहे हैं तो हमने जो एनालिसिस किया, इसको जब कोई और भी करेगा तो वो भी सेम ही रिज़ल्ट प्राप्त करेगा। उसी तरह से रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है कि वो दोबारा से उस चीज़ को उस रिसर्च को कोई करे तो वो रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, मतलब कि उससे प्रॉपरली उस तरह के रिज़ल्ट्स निकलने चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंसी, उसमें एक लगातार एक निरंतरता जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए। मतलब जो रिज़ल्ट्स हम प्राप्त कर रहे हैं कंसिस्टेंटली हम लोग उसी टाइप के रिज़ल्ट्स हमें उसमें मिलने चाहिए। अब हम लोग रिसर्च प्रोसेस के आखिरी पॉइंट पे आते हैं, 10th पॉइंट पे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट या थीसिस। एट लास्ट रिसर्चर प्रिपेयर्स द रिपोर्ट ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम। लास्ट में जो रिसर्चर है वो अपना एक फाइनल रिपोर्ट बनाता है कि उसने इस रिसर्च में क्या किया है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग पॉइंट्स, जो कि जिसमें कि जो पॉइंट्स होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्या होता है, टाइटल। दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब है कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में, कंटेंट्स के बारे में, अपनी रिसर्च के कंटेंट्स के बारे में बताता है। तीसरा चीज़ है इंट्रोडक्शन, मतलब आपका जो टॉपिक है, जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में वो बताता है रिसर्चर। नेक्स्ट है आपका समरी ऑफ फाइंडिंग्स, आप उस रिसर्चर को क्या क्या फाइंडिंग्स मिली इसको एक समरी फॉर्म में वो प्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है मेन रिपोर्ट, जो रिपोर्ट होती है, मेन रिपोर्ट जो होती है जिससे जो फाइनली उसे प्रेजेंट करनी होती है वो आता है। लास्ट में आता है कंक्लूज़न में सारी चीज़ को हर तरीके से कंक्लूड करना होता है। तो उसके बाद लास्ट में आता है द एंड मैटर, जैसे लास्ट में अगर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा रह गया होता है तो उसको वो उसमें ऐड करता है। तो इस तरीके से हमारा ये आज का रिसर्च प्रोसेस का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें जो है इसको गाइडलाइंस ऑफ रिसर्च प्रोसेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आज का लेक्चर जो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपना लाइक और कमेंट्स दे सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके आगे भी मैं इससे रिलेटेड वीडियोस आपके सामने लाती रहूँगी।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग IEC क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, थैंक यू।